हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो देखो, थोड़ा सा हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ ले। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है जो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट के कारण होती है। या हम जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे पहले भी, तो क्या होती थी? हाइट के कारण या पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता था। तो वो जो हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है किसी भी h हाइट पर, वो सिर्फ अर्थ सरफेस के नजदीक हम बोल सकते हैं, जहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। लेकिन हमने देखा किसी भी आर्बिट्ररी डिस्टेंस पे कहीं पर भी अगर पार्टिकल है तो उस पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहता, डिस्टेंस के साथ बदलता है। Gm1m2/r², इस तरह का फोर्स रहता है। तो अगर फोर्स बदलता है तो हमें जो वर्क निकालना पड़ेगा वो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या होती है? एक और चीज, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन की जाती है। तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट एक पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, वही क्या कहलाती है? उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी समझेंगे। तो यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि कोई फोर्स किसी बॉडी पर कितना वर्क कर रहा है, जो वर्क वो फोर्स करेगा वही किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स एक कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लिखना है तो हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए, किस रास्ते से उसको लेकर गए ये नहीं पता है तो भी चलेगा। और पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन की जाती है, क्योंकि वो एक पॉइंट पे डिपेंड करती है कि इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी दूसरे पॉइंट की, और उनका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। किसी भी रास्ते से हम उस पार्टिकल को ले जाएं उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब कोई भी पॉइंट अगर अर्थ सरफेस के नजदीक है तो अर्थ सरफेस के नजदीक हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज mg, जो mg के बराबर होता है, उसको कांस्टेंट मान सकते हैं, जैसा कि हम मानते थे पहले जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें। तो अर्थ सरफेस के नजदीक, नजदीक का मतलब फिर से वही कि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, तो उसके नजदीक मतलब 50-100 किलोमीटर को भी हम नजदीक मान सकते हैं रफली। तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कांस्टेंट मान ले, और अगर कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें वर्क करना है, एक पार्टिकल को लिफ्ट करना है h1 हाइट से h2 हाइट तक, पार्टिकल का मास है स्मॉल m, तो क्या होगा? वर्क इन लिफ्टिंग फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला डायरेक्टली तभी लगा सकते हैं जब फोर्स कांस्टेंट होगा। तो अर्थ सरफेस के नजदीक फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट है तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो फोर्स कितना हो गया? mg। h1 हाइट से h2 हाइट तक ले गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h2 माइनस h1। ठीक है, इसको यहां समझ सकते हैं कि पार्टिकल पहले h1 हाइट पर था, उसको डिस्प्लेस करके हम h2 हाइट तक ले गए, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस डिस्प्लेसमेंट इज h2 माइनस h1। ठीक है। तो वर्क डन इन लिफ्टिंग अ पार्टिकल फ्रॉम हाइट h1 टू h2 इज mg इंटू h2 माइनस h1। अब देखो, इसको अगर हम रिलेट करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि h2 हाइट पर जो वर्क किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं h2 हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ mgh2 टाइप की होनी चाहिए, प्लस कुछ कांस्टेंट हो सकता है, और h1 हाइट पर mgh1 के बराबर हो जाएगी। तो चेंज, जो डिफरेंस है वो आ जाएगा हमारे पास। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि किसी भी हाइट h पर इन जनरल हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? mgh प्लस u0। u0 इज अ कांस्टेंट। ठीक है। अब ये कांस्टेंट जो है हम अपने सुविधा अनुसार चूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे हमने लिखा, ये रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि हमने इस रेफरेंस को क्या माना है, u0 की वैल्यू क्या मानी है।
और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसका डिफरेंस है वो रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? जब हम इसमें H1 पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो यहां mgh1 प्लस यू नॉट आएगा, H2 पर लिखेंगे mgh2 प्लस यू नॉट आएगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखेंगे यहां पर यू नॉट की कोई टर्म नहीं आई, लेकिन यहां पे यू नॉट आएगा, इसको जीरो भी हो सकता है ये। तो अब हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस चूज कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए। तो नॉर्मली जब हम अर्थ सरफेस के नजदीक बात करते हैं तो अर्थ सरफेस को ही रेफरेंस मान लेते हैं कि जब हाइट जीरो है तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, तो जनरली वी एज्यूम u इज इक्वल टू जीरो एट h इज इक्वल टू जीरो। तो अगर u एट हाइट h को हमने जीरो रख दिया, h को भी जीरो रख दिया, तो u नॉट जीरो हो जाएगा। तो हम अर्थ के सरफेस पे रेफरेंस मान लेते हैं, वहां से h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, mgh, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर हम h हाइट पर रेफरेंस मान लेंगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हम रेफरेंस ग्राउंड पे माने, हम उस हाइट पर भी रेफरेंस मान सकते हैं, फिर वहां से h ऊपर mgh हो जाएगी, वहां से h नीचे जाएंगे तो माइनस mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पर डिपेंड करती है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस। अब ये तो हो गया अर्थ सरफेस के नजदीक, जो हम पहले भी वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में यूज कर चुके हैं इंफॉर्मेशन, और हमें पता है। अब हम बात करते हैं जो मेनली इस चैप्टर में हम नई चीज सीखेंगे कि अर्थ के कारण किसी भी पॉइंट पर किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो फॉर एनी पॉइंट एट आर्बिट्ररी डिस्टेंस, आर्बिट्ररी मतलब कोई भी डिस्टेंस, इसमें अब हम ये नहीं बोल रहे कि कम डिस्टेंस पे होना चाहिए, कोई भी डिस्टेंस पे हो अर्थ के सरफेस से, तो वहां पे फोर्स क्या होगा उस पार्टिकल पे। अब बाहर वाले पॉइंट्स के लिए अर्थ का बिहेवियर एक पॉइंट मास की तरह होगा जो अर्थ के सेंटर पे रखा हुआ है, तो ये फोर्स हो जाएगा g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ पार्टिकल अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, अर्थ के सेंटर से पार्टिकल की डिस्टेंस। अब वर्क जो है करना पड़ेगा एक एक्सटर्नल एजेंट को पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने में, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वर्क 1 से 2 ले जाने में क्या होगा, तो F इंटू डी आर। अब हमें डायरेक्टली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि अब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लिमिट्स R1 से R2, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय आर, और लिमिट्स रख देंगे तो आ जाएगा माइनस GME, ME इज मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ पार्टिकल इंटू 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। इससे भी अगर हम बात करें कि अब ये क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी भी R डिस्टेंस पे, ये R डिस्टेंस कहां है, अर्थ के सेंटर से। ठीक है, तो ये भी हम लिख दें, R इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो किसी भी R डिस्टेंस पे अर्थ के सेंटर से पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, माइनस GMEM बाय R प्लस U1। तो देखो जब हम डिफरेंस करेंगे UR2 माइनस UR1 का, तो यही आ जाएगा। अब इसमें जनरली हम क्या करते हैं, R इंफिनिटी पर यह टर्म जीरो हो जाएगी, तो इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम डिफाइन कर रहे हैं तो एक रेफरेंस मानते हुए डिफाइन करते हैं। तो जब हम अर्थ सरफेस के नजदीक बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं mg, तो वहां पर हम अर्थ सरफेस को रेफरेंस मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं अर्थ सरफेस पे, वहां से h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर हो जाती है। और अगर हम एक जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं, कितनी भी दूरी के पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इंफिनिटी पे रेफरेंस मान लेते हैं। यानी कि ये मानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल इंफिनिटी पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और किसी भी r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस GMEM बाय r होगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी, जीरो कहां हो जाएगी, इंफिनिटी पर हो जाएगी। तो ये किसी भी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो अगर दो पार्टिकल हैं m1 m2, उनके मासेस हैं और उनके बीच की डिस्टेंस है r, तो उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी माइनस GM1 m2 बाय r। सिमिलरली वैसे ही जैसे हमने देखा था अर्थ के कारण पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की, तो अर्थ के सारे मास को हम उसके सेंटर पे मान सकते हैं एक पॉइंट मास की तरह। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी, माइनस G
मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ पार्टिकल अपॉन आर। तो यहां पे अगर दो पार्टिकल है तो मास ऑफ अर्थ की जगह एक पार्टिकल का मास आ जाएगा, दूसरे पार्टिकल जो पार्टिकल था उसकी जगह m2 दूसरे पार्टिकल का मास आ गया। तो ये दो पार्टिकल का अगर सिस्टम है, कोई भी जनरल सिस्टम है, तो दो पार्टिकल का अगर सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से लिखी जा सकती है -Gm1m2/r। हां, इसको लिखते वक्त हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जब r इंफिनिटी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी कि हम इंफिनिटी को रेफरेंस मानकर चल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है हमें कि अगर दो से ज्यादा पार्टिकल्स हैं कहीं पर, उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो उसमें जितने पेयर्स बनेंगे पार्टिकल के, दो दो पार्टिकल का अगर हम पेयर बनाएं तो उन सारे पेयर्स की एनर्जी को हम ऐड करेंगे तो हमें पूरे सिस्टम की एनर्जी मिल जाएगी। उसको हम आगे एक एग्जांपल से भी समझेंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, आइसोलेटेड मतलब कि उस सिस्टम पे कहीं और से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो सिर्फ आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स द सम ऑफ एनर्जीज फॉर ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो एक पेयर की एनर्जी ये होती है। अब जितने पेयर्स बन जाएंगे डिफरेंट, उन सब की एनर्जीज हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस हम यहीं पे छोटा सा ले कि मान लो अगर हमारे पास तीन पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3। m1 m2 के बीच की डिस्टेंस है r12, m2 m3 के बीच की डिस्टेंस है r23 और m3 m1 के बीच की डिस्टेंस है r31। तो इस पूरे सिस्टम की अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो क्या होगा, इसमें कितने डिफरेंट पेयर्स बनेंगे। तो देखो, एक तो ये पेयर बन जाएगा m1 m2 का, एक ये पेयर बन जाएगा m2 m3 का, और एक ये पेयर बन जाएगा। तो ऐसे तीन डिफरेंट पेयर्स बनेंगे और इन पेयर्स की एनर्जी हम ऐड कर दें तो पूरे सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। तो m1 m2 के पेयर की एनर्जी क्या हो जाएगी, -Gm1m2/r12। फिर m2 m3 वाले पेयर की एनर्जी क्या आ जाएगी, -Gm2m3/r23। और फिर तीसरा जो पेयर है 3 और 1 वाला, उसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, -Gm3m1/r31। तो इस तरह से ये हम इस सिस्टम की एनर्जी लिख सकते हैं। तो सिस्टम में जितने भी पेयर्स बनेंगे इंडिपेंडेंट, उन सारे पेयर्स की एनर्जी हम लिख दें तो हमें सिस्टम की एनर्जी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल के लिए डिफाइन करते हैं। उस पार्टिकल का कुछ मास है तो उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है एक्चुअली ये यूनिट मास के लिए डिफाइन किया जाता है। ये एक तरीके से क्या हो गई, उसकी रेट हो गई पोटेंशियल एनर्जी की, मतलब पर यूनिट मास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोला जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास एट दैट पॉइंट। या हम इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास भी ऐसे बोल सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो उसकी यूनिट जूल होती है, पोटेंशियल की जो यूनिट आ जाएगी यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, यानी कि जूल पर केजी। दिस इज द एसआई यूनिट। यहां से हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका बता सकते हैं। जैसे मान लो अर्थ के कारण हमने क्या डिस्कस किया था कि अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे किसी पार्टिकल की अगर m मास का पार्टिकल हम रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -Gmem/r। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो इस मास को क्या रख दें, 1, या इस मास से डिवाइड कर दें, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहां पर एक पार्टिकल के होने की जरूरत है, पोटेंशियल के लिए इस पार्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। पोटेंशियल अर्थ के कारण इस पॉइंट पर r डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, -Gmem/r। अब किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी पार्टिकल की, तो वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल एट पॉइंट P इज इक्वल टू मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट P। देखोगे ये पोटेंशियल है P पॉइंट पे। अब हम किसी भी मास या किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पर, तो उस पार्टिकल के मास को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट दी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमें पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ये एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल है क्लास 11th की।
find the potential energy of a system of 4 particles placed at the vertices of a square of side L. Also obtain the potential at the center of the square. तो ये साइड L का एक स्क्वायर है, इसके सभी वर्टिसेस पे पॉइंट मासेस रखे हुए हैं, पार्टिकल्स रखे हुए हैं m मास के। तो क्या पूछा है, एक तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करके देख सकते हैं आपने सही किया या गलत किया। चलिए तो देखिए क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो हमने क्या देखा है, किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसमें जितने पेयर्स बनेंगे उन पेयर्स की एनर्जी। अच्छा, ध्यान रखना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसमें 4 पेयर्स मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखो n मासेस हैं तो जो नंबर ऑफ पेयर्स होंगे, तो नंबर ऑफ पेयर्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। तो अगर n पार्टिकल्स हैं तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, n इंटू n माइनस 1/2। तो 4 पार्टिकल हैं तो 4 इंटू 3/2 यानी कि 6 पेयर्स बनेंगे। तो 6 पेयर्स कौन कौन से बनेंगे, तो देखो एक तो ये हो गया पेयर हमारे पास, तो देखते हैं, एक ये पेयर हो गया, ठीक है, एक ये पेयर हो गया, एक ये और एक ये, 4 पेयर्स ये हो गए। अच्छा, सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि इन चारों पेयर्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम होगी, तो हम डायरेक्टली 4 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो एक पेयर की एनर्जी क्या होगी, gm1m2, तो यानी कि gm² बाय l, और ऐसे 4 पेयर्स हैं तो इंटू 4 कर दिया। लेकिन कितने पेयर्स बनने चाहिए, 6। तो 2 पेयर्स कौन से होंगे, तो 2 पेयर्स होंगे ये वाले डायगोनल वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 पेयर्स और बनेंगे। अच्छा, अब इसमें लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, 6 भी समझ आ जाता है हमको, हम डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो नहीं कर सकते। देखो ये जो 4 पेयर्स थे जो हमने ब्लू कलर से मार्क किए हैं, उनमें पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस l थी, लेकिन ये जो डायगोनल वाले पेयर्स हैं इनमें जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच की वो तो l नहीं होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बात करें तो l और l का ये क्या आ जाएगा, √2l आ जाएगा, √l² प्लस l² करेंगे तो माइनस gm² बाय r हो गया √2l, और ऐसे 2 पेयर्स बनेंगे। तो ये आ गया हमारे पास, एक √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन जो टर्म्स आएंगी तो माइनस gm² बाय l कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 4 प्लस √2। तो ये इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है। अब पूछा है ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, तो देखो पोटेंशियल क्या होगा, तो VC बोल दे, C इसके सेंटर को मान लेते हैं। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा कि अगर यहां पे हम एक यूनिट मास रखें, उस यूनिट मास की बाकी सबके कारण क्या पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ये पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक यूनिट मास हमने रखा यहां पे तो मास तो 1 ही हो गया। अब चारों के कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर आएगी। अच्छा, अब उसमें हमें ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, तो वर्टेक्स से ये जो डिस्टेंस आएगी ये √2l का आधा आ जाएगी, तो l बाय √2 आ जाएगी। तो यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी ही पोटेंशियल कहलाता है। तो माइनस g, एक मास हो गया m, सेंटर पे हमने क्या रखा, यूनिट मास 1, डिस्टेंस सेंटर और वर्टेक्स के बीच में l बाय √2, और ऐसे 4 जो मासेस हैं वर्टेक्स पे, चारों के कारण ये आएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट मास या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -4√2 gm/l। दिस इज पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं।
आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप ये जो वीडियोस हैं इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्प्रेड करते रहें, शेयर करते रहें इस नॉलेज को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो।